तो दोस्तों आज हो गया 5 जून 2022 यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर बीजेपी ने भले ही भारी मन से सहमति जता दी है, मगर अब वो बिहार में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान की गणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में लग गई है। बीजेपी लगातार आवाज बुलंद कर रही है कि जब जातीय जनगणना का काम बिहार में शुरू हो तो अवैध रूप से राज्य में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की गिनती नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को फिर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस बात की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने आजमगढ़ से निरहुआ को उतारा था, हालांकि तब उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पटखनी दी थी। शनिवार को उम्मीदवार की घोषणा के तत्काल बाद नामांकन पत्र लेने पहुंचे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव उनके बड़े भाई है और उनके लिए ही उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने देर शाम आदेश जारी कर करीब 24 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। जिन अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है उनमें 21 IAS अफसर है, जबकि 3 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। आपको बता दें कि ममता सरकार ने पुरुलिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना समेत राज्य के कई जिलों के जिला अधिकारी बदल दिए हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा है कि मोदी शासन में देश के मुसलमान नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि इस नाखुशी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। वहीं उनसे जब सवाल किया गया कि मुसलमानों के लिए बेहतर पार्टी कांग्रेस है या भाजपा, इस पर उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी सरकार के 8 सालों के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पीएम मोदी ने अपने 8 सालों की उपलब्धियां गिनवाते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, मेक इन इंडिया के तहत कोरोना के टीकों का उत्पादन जैसे कामों को अपनी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर गिनवाया है। उड़ीसा के नवीन पटनायक सरकार अपने मंत्री परिषद में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। सीएम पटनायक के कहने पर शनिवार को मंत्री परिषद के सभी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि रविवार को फिर से मंत्री परिषद का गठन होगा और नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके बाद उन्हें विभाग बांटे जाएंगे। पटनायक सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद मंत्री परिषद में नए चेहरे को शामिल किया जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोरोना काल के दौरान अपने परिवार से जुड़ी एक फर्म को PPE किट बनाने का ठेका दिया था। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया का ये आरोप ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आए हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार की साख पिछले काफी समय से बॉक्स ऑफिस पर गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अक्षय कुमार से लेकर उनके फैंस तक को सम्राट पृथ्वीराज फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस उम्मीद पर भी अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी साल मार्च में अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे रिलीज हुई थी। अब अगर गौर किया जाए तो सम्राट पृथ्वीराज का ओपनिंग डे कलेक्शन उससे भी कम रहा है। चाहे वो खालिद गुड्डू हो या नवाब मलिक हो, उनको भी छुड़ा छोड़ना चाहिए। नवाब मलिक की बात नहीं करेंगे। मुल्क का माहौल इस तरह से बना दिया गया कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि बला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दलाइल और दलील दे रहा हूं। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया जनाब शरद पवार साहिब दिल्ली जाकर दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं तो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शरद पवार साहिब ने देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त भारत के बादशाह बने बैठे हैं उनसे कहा कि संजय राउत पर कुछ मत करो, उसको जेल में मत भिजाओ।
उसके खिलाफ इंक्वायरी मत करो। मैं पूछना चाह रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, उनको नवाब मलिक क्यों याद नहीं आया? नवाब मलिक का नाम लेना था ना। जब देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे तो आप ही के पार्टी का नवाब मलिक है, उसके बारे में भी बोल देते कि नवाब मलिक को भेजा, जेल में डाला गया। मगर नवाब मलिक का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया। तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? यह हकीकत है। मेरी बात को याद रखो आप। मेरे इस तकरीर के बाद शुरू हो जाएंगे मीडिया के लोग जो शिवसेना की गुलामी करते हैं, तो कोई मोदी की गुलामी करते हैं, तो कोई शरद पवार की गुलामी करते हैं। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं इनका कादिम बनकर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। यह बात सच है कि संजय का नाम शरद पवार साहिब लिए, नवाब मलिक का नाम नहीं लिए। क्यों? नवाब मलिक क्या कमतर है संजय से? आप बताओ, क्या नवाब मलिक कमतर है संजय से? क्या नवाब मलिक और संजय बराबर नहीं है? जब बराबर है तो बोलते भी नहीं है जबान से अपनी। क्यों नहीं बोलते? मुसलमान है, कहां जाएगा, इसको डराओ, दौड़ते हुए आएगा हमारे पास। बोलो इसको सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म का गुलाम है, ये हमारे पास दौड़ के आएगा। बोलो इसको गंगा जमुनी, वो बाजा बजा कर आएगा। एक मुशायरा कर दो तो वो दौड़ कर आएगा। मगर यह आपकी अहमियत है। जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कहेंगे ओवैसी की बात का यकीन मत करो, मोदी को रोकना है, शिवसेना को रोकना है। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चल रहे थे, इसी जगह पर मैं आया था, इसी विधानसभा में भिवंडी के। मैंने आपसे अपील की थी कि यहां से खालिद गुड्डू को कामयाब करिए। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करने आया हूं कि आपने अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार खालिद गुड्डू को 44,000 वोट से नवाजा। मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मगर उस वक्त आपको याद होगा, यही राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा और शिवसेना को रोकना है। और जब चुनाव हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर निकाह किया। निकाह किया।